Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. I welcome you all in your accountancy class. We are here after a long break, so I hope you all have spent your summer vacations in some productive way. So let's start our studies now. From today onwards, I am starting the practical portion in accountancy. अभी तक आपने थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी, कुछ टर्म्स को सीखा, कुछ थ्योरेटिकल बातें बेसिक लेवल पर पढ़ी अकाउंट्स के बारे में। अब जो आपने वो बेसिक टर्म्स का चैप्टर पढ़ा, उसी को रिलेट करते हुए आज हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन की, जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है वो जानने से पहले हमें देखना होगा बैलेंस शीट क्या है, क्योंकि बैलेंस शीट से ही निकली है ये अकाउंटिंग इक्वेशन। सो बैलेंस शीट के बारे में आपने पहले सुना भी है, हमने डिस्कस भी किया है कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जो कोई भी बिजनेसमैन ईयर के एंड में बनाता है। वो उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है कि उस बिजनेसमैन के पास कितनी एसेट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ, और कितना उसने कैपिटल लगाई है अपने बिजनेस में, और कितनी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, बाहर के लोगों का कितना पैसा उसको देना बाकी है। लोन्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर मतलब लेनदार, उसके बैंक से कोई लोन लिया है, कोई ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट मतलब थोड़े टाइम के लिए जब हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं, और लोन का मतलब लंबे टाइम के लिए जब उधार ले। सो ये सारी चीज़ों को जो शो करता है वो होती है बैलेंस शीट। यहाँ मैंने एक बैलेंस शीट देखिए बनाई है। हमेशा ये फिक्स रहता है बैलेंस शीट में कि एसेट सारी की सारी आपको राइट हैंड साइड पे लिखनी है, ऐसे जैसे मैंने लिखा, यही फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि बैलेंस शीट आपने जो है वो टी शेप में बनानी है, जैसे टी होता है ना इंग्लिश का, ऐसे टी शेप में। तो टी शेप ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो गई लाइबिलिटीज और कैपिटल के लिए, राइट हैंड साइड में लिखेंगे हम एसेट्स। तो देखिए यहाँ मैंने इस बैलेंस शीट में एक तरफ सारी एसेट्स लिखी हैं, दूसरी तरफ सारी लाइबिलिटीज और कैपिटल। तो यहाँ दोनों चीज़ों को आपने उनकी रिगार्डिंग जो भी साइड है वहाँ शो किया। अब उसके बाद ये तो हो गया, दोनों साइड्स पे जो भी अमाउंट है हम शो कर देंगे, इट्स ओके। बट यहाँ बताने वाला जो मेन पॉइंट है वो ये था कि बैलेंस शीट में ऑलवेज, हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज दोनों साइड्स का टोटल हमेशा ही सेम मिलेगा। सारी जो एसेट्स होंगी उनका टोटल हमेशा ही कैपिटल और लाइबिलिटी वाली साइड के इक्वल होगा, हमेशा, हर एक केस में। अब ऐसा क्यों होगा? इसका क्यों का जो जवाब है उसके पीछे है एक सिंपल सा लॉजिक। वो क्या कहता है, देखो समझो यहाँ कि आपके पास एक बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो कैश हो, बैंक में आपका पड़ा हुआ पैसा हो, आपके डेटर्स, स्टॉक है आपके पास, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉपर्टी, वो सारी आप दो ही तरीकों से देखो कर सकते हो अरेंज। या तो आपने, बिजनेसमैन ने अपनी कैपिटल जो पूंजी लगाई उससे उसने अरेंज किया उस सारी चीज़ों को, जो भी प्रॉपर्टी थी, या फिर उसने बाहर से लोन लिया है।
दो ही चीज़ों से हो सकती है ना ये चीज़, कि या तो हमने कैपिटल, बिजनेसमैन ने अपनी पूंजी लगाई, या फिर उन एसेट्स को जो है उसने कैसे खरीदा होगा, बाहर से लोन ले करके। तो इसीलिए सारी एसेट्स जो हैं वो किसके बराबर होती हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। कैपिटल में वो पैसा जो बिजनेसमैन ने अपना लगाया, लाइबिलिटीज में जो बाहर के लोगों का पैसा लगा है, बैंक का लोन है, क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने आपको उधार दिया है, वो लोग जिन्होंने आपको उधार दिया है। ठीक है, तो यहाँ अब इस बैलेंस शीट का जो ये नेचर है कि इसकी दोनों साइड्स हमेशा ही बराबर रहेंगी, इस नेचर को शो करने के लिए एक अकाउंटिंग इक्वेशन कही जाती है। उस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लिखते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कि सारी एसेट्स जो हैं वो आप कैसे खरीदेंगे, या तो कैपिटल वाला जो पैसा है या फिर लाइबिलिटीज। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन इस बैलेंस शीट में अगर देखें हम, तो यहाँ एसेट्स का टोटल है 1 लाख। तो एसेट्स के नीचे मैंने लिखा 1 लाख रुपीस। लाइबिलिटीज मेरी जो है वो क्या है, देखो जो बाहर के लोगों का मैंने देना है, एक क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों का टोटल कितना है 40,000, और कैपिटल कितनी लगाई है 60,000। तो दोनों साइड भी इक्वल हो गए और अकाउंटिंग इक्वेशन भी राइट कर दी हमने। तो ये आपका बैलेंस शीट से देखो अकाउंटिंग इक्वेशन बना है, और ये हमेशा ही ऐसे रहने वाला है। अब आप, ये एक फॉर्मूला हो गया मैथ का, जैसे कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इस फॉर्मूला को अब आप जैसे मर्जी इधर उधर करके चेंजेस कर दो, कि आप लिख दो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। वो तो मैथ में आप जानते ही हो कि आपकी लाइबिलिटीज आपने जो है वो जो है लिखी, और कैपिटल और एसेट्स को आपने माइनस कर दिया, मींस जो आपकी कैपिटल है वो इस साइड आके माइनस का साइन ले लेगी। बट वो हमें करना नहीं है, हमें इसी सिंगल फॉर्मूला से चलना है जो मैंने अभी लिखा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बस एक इक्वेशन पकड़ के चलनी है, इसी इक्वेशन के ऊपर पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे लिखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूँ कि गोपाल ने जो है वो स्टार्ट किया है बिजनेस, और उसके लिए उसने 70,000 रुपीज़ जो है वो एज कैपिटल लगाए हैं। ये एक लाइन मैंने लिखी कि गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ 70,000 रुपीज़ कैपिटल। अब इसे अगर मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे राइट करूँगी। अब 70,000 रुपीज़ कैपिटल के लगे, पहले तो इक्वेशन को लिख लो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब 70,000 कैपिटल के लगे हैं तो मैं 70,000 तो कैपिटल के नीचे लिख दूँ, ठीक है। लाइबिलिटी इस केस में क्या, मैंने ये 70,000 रुपीज़ इसने कहा कि गोपाल ने खुद के नहीं लगाए, बाहर से लिए हैं किसी से, ऐसा तो नहीं बोला, उसने अपना ही पैसा 70,000 लगाया। तो लाइबिलिटीज तो हो गई 0, कोई उधार नहीं है अभी हम पर। अब जो गोपाल ने ये पैसा लगाया है उसकी वजह से आपके बिजनेस में कैश आ गया, क्योंकि 70,000 रुपीज़ बिजनेस में आ गए, कैश बढ़ गया बिजनेस का। तो एसेट्स में फिर आप लिख सकते हो कि कैश के रूप में मेरे पास 70,000 आ गए। तो एक तरफ एसेट्स है मेरे पास कैश के रूप में 70,000 की, दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, फुलफिल। एसेट्स का टोटल क्या है 70,000 कैश के रूप में, और कैपिटल कितनी है 70,000, क्योंकि एसेट्स तो हमें पता है ना, कैश हमारा एसेट ही होता है। ओके, सो इसी तरह से आगे अगर हम इसी बात को बोलें कि ये तो लगा दिए 70,000, फिर गोपाल ने
फर्नीचर परचेज किया, कैश पैसे 5,000 रुपये का जो है वो अपना पैसा खर्च करके फर्नीचर परचेज किया। अब आपका जो देखो ये वाला कैश है ये 5,000 से कम हो जाएगा क्योंकि आपका फर्नीचर आया है आपका, तो आपने ये पैसे पे किए होंगे सामने वाले को, फर्नीचर खरीदा, तो एसेट्स में कैश तो कम हो गया 5,000 से, लेकिन आपकी एक और एसेट नई बिजनेस में आ गई जो कि क्या है, फर्नीचर। अभी मैंने एसेट्स के नाम लिखे थे, राइट किया था ना उसमें कि फर्नीचर भी एक एसेट होती है। यहाँ आपको ध्यान में रखनी है एसेट्स कि फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, डेटर्स, ये सारी हमारी एसेट्स हैं। तो अब क्या हुआ, एक तरफ एक एसेट कम हुई, कैश कम हुआ, दूसरी तरफ से एक एसेट एज फर्नीचर 5,000 का आ गया। तो आपका जो एसेट साइड है वो नो चेंज, कैश को कम करके दिखाओगे 5,000 से, यानी कैश आप दिखाओगे अब 65,000 का, पहले 70 का था, प्लस फर्नीचर लेने से 5,000 की एसेट आ गई। लाइबिलिटीज कोई है ही नहीं, कैपिटल एज इट इज 70,000 की ही है, कैपिटल नहीं बदली है, सिर्फ उसने अपना कैश खर्च करके एक फर्नीचर को लेकर के आया। तो अभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों तरफ बराबर है। मीन्स अगर हमारा कोई चेंज भी आ जाएगा तो भी ये अकाउंटिंग इक्वेशन खुद को हमेशा इक्वल ही रहने देगी दोनों साइड्स के, कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा ही इक्वल रहेंगे। अब अगर हम बात करें कि गोपाल ने कुछ स्टॉक खरीदा, गुड्स खरीदी, लेकिन उधार में खरीदी हैं, कैश नहीं खर्च किया, तो कैश तो आपका जो पुराना देखो 65,000 चल रहा है वो चलता रहेगा एज इट इज, लिख दो। फर्नीचर भी आपका 5,000 का आपके पास एज इट इज है। अब गोपाल ने जो है एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँ 16,000 का उसने गुड्स यानी स्टॉक लेकर के आया, तो स्टॉक लाया है तो एसेट्स 16,000 से 16,000 से देखो बढ़ बढ़ेंगी, क्योंकि स्टॉक भी तो क्या होता है, एसेट्स ही होती हैं। एक तरफ तो 16,000 का स्टॉक बढ़ा, कैश नहीं खर्चा आपने क्योंकि आपने उधार में ली है। दूसरी तरफ आपके ऊपर लाइबिलिटी हो गई कि आपको किसी के 16,000 देने हैं। कैपिटल में कोई चेंज नहीं, कैपिटल वही की वही 70,000 एज इट इज लिखोगे क्योंकि कुछ करा ही नहीं कैपिटल में से। तो फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन ने खुद को क्या कर लिया, सेम रह गई। एक तरफ एसेट में 16,000 का स्टॉक जुड़ा तो उस तरफ से लाइबिलिटी बढ़ गई 16,000 की। क्यों? क्योंकि उधार में ली है आपने एसेट्स, ठीक है, मतलब स्टॉक जो है वो आपने उधार में लिया है। सो इस टाइप में आपने जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करना है। बस एक बार हम थोड़ा सा माइंड में अकाउंटिंग टर्म्स को ध्यान में रखें, जो हमारा सेकंड चैप्टर था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला। यहाँ पर फिर भी हमें अगर कभी डाउट लगे तो आपको एक सिंपल सा काम करना है कि सेकंड चैप्टर की एसेट्स और लाइबिलिटी वाले टॉपिक को दोबारा से रीड करना है कि एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि वो दोनों जब तक हमें याद नहीं रहेंगी तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन हमें जो है वो हम जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि पता होना चाहिए ना कि ये वाली चीज़ एसेट होती है, ये बढ़ रही है, इसकी वजह से ये वाली चीज़ लाइबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, कि कैश, स्टॉक, डेटर्स ये सब एसेट होते हैं, क्रेडिटर्स, लोन लेना, ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी होती हैं। सो इस टाइप में एक बार रिवीजन लेना है हमें एसेट लाइबिलिटी वाले टॉपिक का सेकंड चैप्टर में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर का। देन हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना बहुत इजी लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगेन कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी बेसिक कंसेप्ट के बारे में और डिस्कशन करेंगे हम। थैंक यू सो मच।